गुड मॉर्निंग। सौरभ, ममता, अभय, आकांक्षा, अरुण, पिंकी, राजरानी, अनिता, अंजना, स्मित, उमेश, शिवप्रकाश, प्रियांशी, लोकेश, शिवरतन, गौरव, मनीष, अनुज, नवीन, पंकज, साक्षी, अदिति, आशीष, सृष्टि, रिया, रोहित, महिमा, अभिषेक, विनय, शर्वेंद्र, आरती, अजय, अंकित, हर्षवर्धन। फिर 831488, तुम्हारा नाम क्या है? तुम हो तो क्लास के स्टूडेंट, लेकिन तुम नाम नहीं लिखे हो। 831 भानु प्रताप। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग पीछे का। कैमरा ऑन, एवरीवन 15 मिनट। ऑन करो भाई सब लोग। देखो मैसेज आया है ना सर का। कैमरा ऑन करो। हम्म। कुछ तो कैमरा ऑन करने में भी डरते हैं सर। अभी तो सो के उठे हैं एकदम, क्या बताएं। तो पीछे की जो कहानी चल रही, ये तुम कहाँ घूम रहे हो भैया रवीन? बैग वैग टांगे कहाँ जा रहे हो? ओलंपिक जाना है क्या सीधे? तो पीछे की जो कहानी चल रही थी वो हम लोगों ने देखा है। अभी तक हमने अरब आक्रमण और तुर्की आक्रमण स्टार्ट कर दिया। ये बाकी जो लोग कैमरे ऑन नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे भाई? जब बोला गया है कि कुछ देर के लिए कैमरा ऑन करो, तो क्यों नहीं कैमरा ओपन हो रहा है? क्या एक एक का नाम लेके बोलना पड़ेगा क्या? जब वहां से मैसेज आया है कि ओपन करो, तो बार बार थोड़ा बोला जाएगा उसको। कुछ देर के लिए ओपन करो फिर बंद कर देना। तो यहाँ से जब हम लोग बात कर रहे थे अरब आक्रमण की या तुर्की आक्रमण की, तो देखो हमने काफी डिटेल में आपको समझा दिया है वो चीज कि किस तरह से ये चीजें चल रही थी पीछे, और जो अटैक हुआ, जिससे आके आगे आने वाली क्लासें बड़े आसान हो जाएं समझने में। ठीक है। तो अरब समझ गए थे कि अरब कहाँ से आए थे, तो सऊदी अरब वाला एरिया था, वहां से आए थे। तुर्की की बात करें तो तुर्की लोग कौन है, तो इससे कंफ्यूजन में मत आना कि ये जो तुर्की देश है ये यहाँ के है ना। बहुत बच्चे इससे कंफ्यूज करते हैं कि ये तुर्की जो आक्रमण हुआ है वो जो तुर्की देश है टर्की वहां से आया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तुर्की जो है ये लोग जो ट्रांस ऑक्सियाना का क्षेत्र है, जो हमने आपको दिखाया था पर्शिया के ऊपर, जहाँ पर ऑक्सस नदी पड़ती है, जिसको आमू दरिया और सिर दरिया बोलते हैं। तो इसके ऊपर एक बीहड़ इलाका है, क्षेत्र था, जहाँ पर ये तुर्की लोग थे। तो ये लोग एक लड़ाई वाले टाइप के लोग थे। ठीक है। सवार कुछ थे ऐसे जो लड़ाई वगैरह करते रहते थे, और बहुत खूंखार टाइप के ऐसे कुछ थे तुर्की वाले जो थे। ठीक है। और जो ट्रांस ऑक्सियाना का क्षेत्र है जो पर्शिया के ऊपर है आपका, तो उस पर अधिकार हो जाता है अब्बासिद खलीफा का। अब्बासिद खलीफा जो इराक से
आपके वो कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। तो जब अब्बासिद खलीफा कर लेते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, उन तुर्की लोगों को अपने क्षेत्र में ले आते थे बचपन से ही, उनको पालते थे और इस्लाम वगैरह में उनको दीक्षित कर देते थे। तो यानी कि वो जो तुर्की लोग थे वो जिस भी धर्म के रहे हों, बाद में वो इस्लाम ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि सारे तुर्की लोगों ने इस्लाम ग्रहण कर लिया था। हाँ, बहुत सारों ने कर लिया था, बहुत सारों ने नहीं किया था। अब इसका एक गड़बड़ ये हुआ कि जिन लोगों ने इस्लाम ग्रहण कर लिया था तुर्की लोगों ने, वो लगातार लड़ाई कर रहे थे दूसरे लोगों से, उनको मार रहे थे। ठीक है, तो ये चीजें चल रही थी। तो फिर वहीं से लड़ाई वगैरह होते हुए फिर वहां से इनका पदार्पण भारत की तरफ हुआ। ठीक है, इस क्षेत्र में, क्योंकि जब लड़ाई होगा, कई सारे कबीले होंगे आपस में, जब लड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही भाई। जो शक्तिशाली होगा वो उस क्षेत्र में रह जाएगा, जो कमजोर होगा उसको वहां से भागना पड़ेगा। तो ये इस तरह से चीजें चल रही थी सारी। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो ये दोनों आक्रमण मुस्लिम आक्रमण, इसीलिए जब आप लोग पढ़ते हैं कि भारत में मुस्लिम आक्रमण, तो उसमें अरब आक्रमण और तुर्की आक्रमण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अरब आक्रमण बहुत ज्यादा नहीं इसलिए किया जाता था क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम तक ही अरब आक्रमण है, क्योंकि इसकी कोई विस्तार नीति नहीं थी कि ये आकर के यहाँ पर पूरा साम्राज्य कर ले। मोहम्मद बिन कासिम देखे कि ज्यादा दिन जिंदा भी नहीं रहा, आक्रमण किया, फिर उसके बाद चला गया। तो इनका जो मेन एरिया है अरब का, जो अरब का आक्रमण का हुआ है, वो सिंध का प्रांत है, मतलब भारत से बाहर ही समझ लो आज के। तो सिंध वाला जो एरिया था इधर था इनका अरब पर। अच्छा, एक और रीजन था कि अरब भारत में क्यों नहीं घुस पाए पूरे अंदर तक। उसका रीजन था कि देखो, इसी समय भारत के अंदर शासन चल रहा है गुर्जर प्रतिहार का। गुर्जर प्रतिहार का शासन चल रहा है, और चल रहा है आपका चालुक्य वंश। ये अभी आपको हमने नहीं पढ़ाया है। ये असल में जब हर्षवर्धन का काल खत्म हो जाता है, तो हर्षवर्धन के काल के बाद ये लोग आएंगे, जो छोटे छोटे रहेंगे, राजपूत, पल्लव, चोल और ये सब चालुक्य है ना, ये गुर्जर प्रतिहार। तो इस समय जो गुर्जर प्रतिहार और चालुक्य है, ये बहुत ताकतवर है उस समय। तो जब तक ये लोग रहते हैं, गुर्जर प्रतिहार लोग, तब तक अरब आक्रमण अंदर नहीं हो पाता है। इनका पूरा एरिया सिंध के प्रांत में रहता है। लेकिन जैसे ये कमजोर होंगे, गुर्जर प्रतिहार जब कमजोर होंगे और ये जब कई पार्टों में टूट जाएंगे, तब आक्रमण होगा। और ये कंडीशन है गजनवी के समय की। गजनवी जब आक्रमण करता है तो उस समय जो गुर्जर प्रतिहार हैं वो लोग बिखर चुके हैं। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार जो बिखर चुके हैं, तो उसमें आसानी हो गई है भारत के अंदर आक्रमण करने की। तो अरब पूरी तरीके से अंदर नहीं आ पाए थे, उनका एरिया सिंध के तरफ ही था। लेकिन जब गजनवी आक्रमण करता है, तुर्की वगैरह आक्रमण होता है, तो उस समय ये लोग पूरा अंदर तक आ जाते हैं, जो भारत का सीमा के अंदर, सिंध विंध सब जीतते हुए सब अंदर आ जाए, जो हमने आपको बताया है पीछे। ठीक है, तो हमने पूरी कहानी बताई आपको, फिर तुर्की की बताई हमने। तुर्क का आक्रमण जब हुआ, तो तुर्क आक्रमण सबसे पहले कौन आया? अल्पतगीन। अल्पतगीन खैर भारत में तो नहीं आया। अल्पतगीन गजनी वंश का जो स्थापना किया है उसने। तो गजनी वंश की स्थापना की। ये लोग कौन थे? ये लोग तुर्क मुसलमान थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भूलना मत, गजनी वंश है लेकिन तुर्क हैं ये लोग। तो इन्होंने उधर गजनी वंश की स्थापना कर दी। अल्पतगीन का दामाद है सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन फिर शासन पे बैठता है, शासक बनता है। अच्छा, अल्पतगीन का अगर हम एक डेट देखो, डेट बस इसलिए याद रखना थोड़ा सा आइडिया के लिए, है ना। डेट बहुत वो नहीं, केवल लड़ाई वगैरह का डेट ज्यादा याद रखना, कि जैसे तराइन का युद्ध कब हुआ, प्लासी का युद्ध क्या हुआ, ये सब डेट ज्यादा मेन है। बाकी हम डेट इसलिए बता रहे हैं जिससे आपको एक आइडिया मिले कि किस समय की बातें चल रही हैं। अल्पतगीन जब गजनी वंश का स्थापना करता है तो वो समय है 933 एडी। 933 एडी की बात हो रही है। उस समय अल्पतगीन ने गजनी वंश की स्थापना करी है, और 933 से इसने शासन किया लगभग 963 तक। ठीक है, फिर आया है आपका सुबुक्तगीन। तो फिर सुबुक्तगीन बैठा है अल्पतगीन के बाद, तो मतलब 963 के बाद ही बैठा होगा। ठीक है, सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया है भारत पर, और 986 एडी में, 986 पे किसको हराया था उसने? जयपाल को हराया था। क्लियर इतना सब? अच्छा, जयपाल को हराया है, उस पर एक चीज लिखी हुई है कि मृत्यु लिखा हुआ है। अगर आप लोगों ने नोट्स देखा हो तो वो जयपाल की मृत्यु नहीं है, वो मृत्यु सुबुक्तगीन की है। ध्यान रखिएगा, जो 998 लिखा हुआ है नीचे। बहुत सारे बच्चे अगर उसको जयपाल का मृत्यु समझ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वो जो नोट्स में लिखा है वो सुबुक्तगीन की मृत्यु है, यानी कि सुबुक्तगीन ने जब जयपाल को हराया है तो उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई है 998 एडी में। ठीक है, 998 999 के बीच। क्योंकि जयपाल को फिर आगे चल करके गजनवी भी तो हराएगा, और गजनवी अगर 998 में ही मर जाएगा, अरे सॉरी, कौन? जयपाल। तो फिर गजनवी हराएगा किसको? ठीक है ना। तो वो सुबुक्तगीन की मृत्यु है। ध्यान रखिएगा, जो नोट्स में डेट लिखी हुई है, कंफ्यूजन उसमें नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर आता है महमूद गजनवी।
महमूद गजनवी 998 पे गजनी का शासन संभालता है, 998 एडी में। फिर उसके बाद ये 1001 से लेकर के 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। टोटल 17 आक्रमण बताए जाते हैं इसके, जिसमें से जो 6वां आक्रमण है इसका वो जयपाल के विरुद्ध होता है, सॉरी आनंदपाल। आनंदपाल वो जयपाल का बेटा है। पहले जयपाल को हराता है महमूद गजनवी, फिर उसके बाद उसके बेटे आनंदपाल को हराता है, फिर मार दिया जाता है और इस तरह से कहानी खत्म हो जाती है। फिर सोमनाथ मंदिर को लूटा जाता है, 16वां जो आक्रमण होता है 1025 एडी में। फिर उसके बाद खोखर ट्राइब उसको हराया जाता है, ठीक है, जो 17वां आक्रमण उसका रहता है। सिक्का चलाया था इसने, चांदी का सिक्का, ध्यान रखिएगा, अरबी और संस्कृत में वो लिखा हुआ था। पुरानी कहानी आपको बता चुके हैं, बाकी उस पर घुड़सवार और नंदी बैल बने हुए थे। इसके दरबार में 4 मेन विद्वान थे, वो चारों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। पहला जो विद्वान आपका अलबरूनी, ध्यान रखिएगा, पुराणों का अध्ययन करने वाला, तहकीके हिंद लिखी है या फिर किताबुल हिंद। दूसरा जो है इसमें आपका फिरदौसी शाहनामा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कुतुबी जो है इनका दरबारी इतिहासकार जो है उसने लिखी है तारीख यामनी। यामनी क्यों लिखा है? क्योंकि गजनी वंश का ही नाम यामनी वंश भी है, ठीक है। और फिर एक चौथा है आपका बैहाकी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। क्लियर हुआ? इतनी बातें समझ में आई? ये पीछे की क्लास की सारी चीजें चल रही हैं आपकी। कोई डाउट यहाँ तक? क्या इस टॉपिक में कोई डाउट है किसी को अभी तक? अगर कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हो, बिल्कुल, एनीवन। अगर आपको गजनवी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, जितना हमने बताया जो जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो आपको नहीं पता है। अब हम वो बात करते हैं, ठीक है, जो आप नहीं पढ़े हैं और जो आपने सुना नहीं। गजनवी ने जब आक्रमण किया है तो गजनवी के साथ सर लड़ाई कहाँ हुई? कौन सी लड़ाई? ममता शर्मा, जयपाल की लड़ाई? अरे जयपाल की लड़ाई हुई है। देखो जयपाल क्या था, हिंदू शाही राजा था ना। और हिंदू शाही राजा का क्षेत्र कहाँ पर था? हमने आपको दिखाया भी तो था मैप में कि हिंदू शाही राजा का क्षेत्र कौन सा था। कश्मीर वाले एरिया से लेकर के पूरा जो आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एरिया पड़ रहा था। जो काबुल का एरिया पड़ रहा है, काबुल से लेकर के तुम्हारा पेशावर, लाहौर और जो कश्मीर के क्षेत्र तक अंदर आता है, ये हिंदू शाही राजवंश था। तो यहीं पर शासन चल रहा था इनका, जयपाल वगैरह का, ठीक है। तो इनको जो हराया गया है ये भारत के अंदर नहीं हराया गया है, ये पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान है ये उस क्षेत्र में हराया गया है। मतलब ये जो लाहौर का क्षेत्र है, पेशावर, और पेशावर के पास तो खैर आनंदपाल को हराया गया था, काबुल के पास हराया गया था आपके जयपाल को, है ना। तो काबुल का जो क्षेत्र था उधर आपको जयपाल को हराया गया था। फिर उसके बाद आगे जब ये आता है पेशावर और लाहौर की तरफ, तब आनंदपाल को हराया गया था। तो ये पूरा जो है आपका, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो जितना जरूरी है वो हम बताते हैं, बहुत कुछ है, ठीक है, कोशिश करते बता दे, लेकिन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कहाँ पे हराए थे, सब चीजें, ठीक है। जो मेन युद्ध होता है उसको याद रखना है, जो मेन युद्ध होगा उसको याद रखा जाता है। अब जैसे तराइन का युद्ध है तो तराइन के 3 युद्ध याद रखने हैं, है ना, जो आगे आएगा वो सब रखने हैं। तो अब एक क्वेश्चन जो आपको नहीं पता है, आपको पता होगा, पता है कि नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन आपको हम बता दें, जानकारी दे दें। जब महमूद गजनवी भारत पे आक्रमण किया है और जब इसने सोमनाथ पे इसने आक्रमण किया है, तो उस समय इसके साथ एक और व्यक्ति है जो लूटने में मदद किया है इसकी, सैयद सालार मसूद गाजी। कितने लोग जानते हैं नाम? नाम है, आप सुन रहे हैं, पता है ना कि तुम लोग क्या सुने हो क्या नहीं। भाई वही चीज है, सब इतिहास पढ़ लिए होंगे लेकिन जो होती है वो छोड़ देते हैं वो लोग, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई भाई एग्जाम निकालना चाहेगा तो वो वन लाइनर वही पढ़ेगा, ठीक है। सैयद सालार मसूद गाजी, ठीक है, ये है महमूद गजनवी का भांजा। सुन लीजिए, ये है महमूद गजनवी का भांजा, ठीक। महमूद गजनवी ने अपनी बेटी की शादी, सॉरी बेटी कह रहे हैं, अपनी बहन की शादी की है। महमूद गजनवी ने अपने बहन की शादी की है इसके पिता से, जो मसूद गाजी है, इसके पिता से शादी करी है, सैयद सालार और शाह गाजी, कुछ ऐसे है, जो इसका पिता है असल में। तो उससे शादी करी है। और मसूद गाजी जो है इसका जन्म हुआ है 1014 एडी में, 1014 एडी में। अब आप समझिए कि महमूद गजनवी भारत पे 1001 से लेकर के 1027 के बीच आक्रमण किया हुआ है ना।
तो 1014 के आसपास मसूद गाजी, शॉर्ट में कह सकते हो मसूद गाजी, तो मसूद गाजी का जन्म हुआ है। मसूद गाजी ने हेल्प करी है महमूद गजनवी की कई सारे मतलब जो मंदिरों वगैरह को लूटा गया उसमें, ठीक है, मसूद गाजी ने। अब आज के वर्तमान में बताते हैं, मसूद गाजी की दरगाह बनी हुई है बहराइच में, बहुत बड़ी दरगाह बनी है मसूद गाजी की, तो इसलिए बताना जरूरी था कि असल में मसूद गाजी कौन है। तो बहराइच जब आप जाओगे, उत्तर प्रदेश में जो बहराइच पड़ता है आपका, तो बहराइच में एक दरगाह बनी हुई है, वो दरगाह है सैयद सालार मसूद गाजी की, और ये है भांजा महमूद गजनवी का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दरगाह बनी है, लेकिन ये इसने बहुत कत्लेआम मचाया है इस मसूद गाजी ने, मतलब बहुत बुरी तरीके से चीजें करी है। अब भाई सोमनाथ पे जब आक्रमण होगा, लूटेगा, तो ऑब्वियस सी बात है साथ तो देगा ही देगा, ठीक है ना, उस तरीके से। और इतना ही नहीं, चलिए एक दो क्वेश्चन हम बता देते ताकि आगे चल के जब आप पढ़ेंगे तो इन पॉइंट से आपको कंफ्यूजन ना हो, शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। दरगाह और मस्जिद में अंतर बताइए, एनीवन जो जानते हो, कोई ऐसा स्टूडेंट जो दरगाह और मस्जिद में अंतर जानता हो वो बताए। जैसे हमने नाम लिया ना कि मसूद गाजी की दरगाह बनी है, हमने ये नाम लिया ना कि मसूद गाजी की दरगाह बनी है वहां पर, तो आप बताइए दरगाह और उसमें क्या अंतर है। सर इसने भारत में गद्दारी किया, तो मस्जिद अल्लाह की इबादत के लिए है, दरगाह में कब्र होता है, दरगाह में दफनाया नहीं कर सकते, मस्जिद पूजा स्थल है, दरगाह में हज करने यार दरगाह में कौन जाता है हज करने भाई, हज करने के लिए तो मक्का जाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, लेकिन हर दरगाह में हज थोड़ी ना किया जाता है, हज के लिए मक्का जाया जाता है ना। हम्म, चलो ठीक है, कई लोगों ने दिया है दरगाह में कब्र होती है, बट उसमें ऐसा कुछ नहीं है। दो अंतर देखो, मस्जिद प्रार्थना स्थल है, मस्जिद एक प्रकार से प्रार्थना स्थल है, जो जैसे आप लोग मंदिर में जाके के प्रार्थना वगैरह करते हैं, वैसे वो लोग मस्जिद में एक पूजा स्थल समझ लो, वहां जैसे इबादत करनी होती है अल्लाह की, तो वहां पर वो एक जगह है जहां पर ये लोग ऐसा करते हैं। दरगाह जो होती है वो एक कब्र टाइप का समझ लो, या मजार जैसे कहा जाता है। ये कुछ संत टाइप के लोग होते हैं, जो ऐसा कहा जाता है कि जो मुस्लिम में जो धार्मिक संत रहे होंगे, सूफी संत टाइप के रहे होंगे, अब जैसे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैं जिनके अजमेर में है दरगाह, ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जो धार्मिक उससे रहे होंगे, और जिन्होंने काम किया होगा अपने धर्म को लेकर के, तो उनकी दरगाह बनाई जाती है, जो बहुत ज्यादा मान्यता जिनकी रहती है उनकी दरगाह बना दी जाती है, और वहां पर ये लोग जाया करते हैं, तो इस तरह से होता है। तो दरगाह एक प्रकार से ऐसे समझ लो जैसे वहां पर किसी मेन पर्सन का, कोई मेन पर्सन होगा जिसको इन लोग मानते रहे होंगे, तो उसकी कब्र बनी होगी, और वो चीज होगा वो। लेकिन जो मस्जिद है वो एक प्रार्थना स्थल है, वहां पर एक बस नमाज पढ़ा जाता है, इबादत स्थल है, इस तरह का टाइप का है। तो जो मसूद गाजी है वो मसूद गाजी की दरगाह बनी हुई है। अब दरगाह बनी है तो इसका मतलब जब वो मरा होगा, जब वो मरा होगा तो उसका जो भी अवशेष रहा होगा उसके ऊपर वो मजार बना दी गई होगी, है ना, और उसी के ऊपर से फिर वो पूरी बड़ी सी दरगाह बना दी गई है। आज की डेट में ये बहुत बड़ी दरगाह है जिसमें बहुत ज्यादा मान्यता इसकी है, जहाँ पे लोग जाते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये इसका भांजा था, और ये जो जब लड़ाई हुई थी सोमनाथ मंदिर या इधर पे, तो इसमें ये शामिल था मसूद गाजी। अच्छा, फिर ये इसको संत का दर्जा कैसे मिला, तो इसका संत का दर्जा दिया है फिरोज शाह तुगलक ने, जो तुगलक आगे आएगा, तुगलक है वो जिसने इसको संत का दर्जा दिलवा दिया है और बड़ी सी दरगाह बनवा दी है, नहीं तो उसके पहले तो कोई जानता नहीं था, ठीक है। तो तुगलक ने ऐसा किया है। तो ये चीज क्लियर हो गई सबको, अब कंफ्यूजन तो नहीं होगा आगे चल करके, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट है, समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरा जो मेडिवल है वो कंफ्यूजन में ही चला जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, अब एक शब्द आया है यहाँ पे गाजी, एक गाजी शब्द का भी अंतर समझ लीजिए कि जब किसी को उपाधि मिलेगी ना, गाजी की उपाधि जब मिलेगी, जैसे मान लो कोई सम्राट आएगा आगे चल करके और उसमें आएगा कि इन्होंने गाजी की उपाधि ली है, तो ये गाजी की उपाधि क्यों मिलती है, इस चीज को समझ लीजिए कि किसको गाजी की उपाधि दी जाती है। जैसे हमने कहा कि सालार सैयद सलार मसूद गाजी, कहा ना गाजी, तो गाजी की उपाधि दी गई थी इसको, ठीक है। और
गाजी की उपाधि उनको दी जाती है जो अपने धर्म को लेकर के, और ये ज्यादातर मुस्लिम में ही दिया जाता है, हिंदू में गाजी वाजी नहीं चलता। तो जो अपने धर्म को लेकर के जिन्होंने उसके प्रति काम किया हो, और अगर हम सिक्वेंटली बोले तो सीधे सीधे दूसरों को मारा हो, मतलब कुल इस प्रकार से समझ लो कि जैसे अगर वो उस धर्म का नहीं है तो उसको इन लोगों ने मारा होगा। अब जैसे हिंदू है या बौद्ध है या समथिंग कोई है ना, तो उसके प्रति इन लोगों ने इंटॉलरेंस की नीति अपनाई होगी, और उसको बड़े लेवल पे देखो। गाजी का मतलब ऐसे समझ लो, गाज समझते हो, गाज गिरना। अगर नॉर्मल गाज गिरना मतलब किसी के ऊपर बहुत बड़ी गाज गिर जाए, गाज गिरने का मतलब कि अब गड़बड़ है सब। तो ये लोग सेना लेके आते थे, और जो भी एक मेन एरिया होता था जो उस धर्म के लोग नहीं होते थे उसके ऊपर टूट पड़ते थे और उसको तहस नहस कर दिया जाता था। तो जो बड़े लेवल पे ये काम करता था, जो बड़े लेवल पे ऐसा काम करता था, उसको गाजी की उपाधि दी जाती। मतलब ये वो व्यक्ति है जिसने बहुत बढ़िया काम किया है अपने धर्म को लेकर के और दूसरे धर्म के लोगों को मारा है। तो ऐसा एक कुछ शब्द है जिसके आधार पर ये गाजी शब्द दिया जाता है, ठीक है ना। तो इतना समझ लो बस, ताकि ये शब्द आपको क्लियर रहे कि आगे चलकर के बार बार जब ये शब्द आएगा ना, क्योंकि ऐसे ऐसे शब्द आएंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सर इसका मतलब क्या है असल में, ठीक है ना, क्योंकि उपाधि कई सारी ली जाएंगी। अभी देखो पाकिस्तान में अगर एक पनडुब्बी वाला जो था केस अगर याद हो, गाजी उसका नाम था जिसको डुबा दिया गया था, अगर तुम लोग को कुछ पता हो। गाजी एक पनडुब्बी है जो उसका था पाकिस्तान का, और ये इसने मतलब अटैक कर दिया था जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तो उसका नाम ही उसने गाजी रखा था। गाजी मतलब इतना ताकतवर ये है कि इसके सामने जो आएगा सबको ये तहस नहस कर देगा, ये है मतलब उसका। और उसको विशाखापट्टनम के उस पर हमारे जो पनडुब्बी जहाज थे उन्होंने तहस नहस कर दिया था। गाजी जरूर नाम रख लिया था उन्होंने, लेकिन निपटा दिए गए थे, ठीक है। तो वो तरीके से किया गया था, हाँ वही चीज। तो अब समझ में आई सबको बात, तो ध्यान रखिएगा, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। खैर हम इतना सब बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन ठीक है, जानकारी आपकी जरूरी है जिससे आगे चल करके चीजें पता रहे आपको। तो भांजा समझ में आ गया कि महमूद गजनवी का भांजा कौन था, ठीक है। और आपको ये बता दें कि इसने बहुत ज्यादा, गजनवी ने तो कुछ नहीं किया होगा, गजनवी तो केवल लूटा था, इसने कत्लेआम मचाया था जो मसूद गाजी है। इसने लूटना तो ठीक ही है, इसने मारा बहुत था लोगों को। पूरा इधर से जब ये चला था उत्तर प्रदेश की तरफ, तो रास्ते में जितने लोग पड़ते गए सबको मारा गया था, और फिर उसके बाद ये बहराइच तक पहुंचा था, ठीक है। इवन स्त्रियों को भी नहीं छोड़ा गया था, महिलाओं को, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से किया गया था। और फिर तब जाकर के जब ये संत वगैरह की जब उपाधि दे दी गई तो इनकी पूजा की जाने लगी और इनकी दरगाह बना दी गई। अब आपको एक कहानी बताते हैं, जब ये बहुत ज्यादा कत्लेआम मचा रहे थे मसूद गाजी, तो उस समय उधर का राजा था राजा सुहेल देव। राजा सुहेल देव अगर कोई जानता हो तो समझिएगा, आज राजा सुहेल देव को लोग पारसी जाति का बताते हैं, ठीक है, लेकिन ये सब पॉलिटिकल है, ठीक है। कोई पॉलिटिकल रीजन थे जिसकी वजह से कई लोग उसको पारसी कहते हैं, कोई उसको हिंदू धर्म दूसरे का बताता है, कोई अपना बताता है, क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा काम कर दिया था इसलिए। हम केवल सुहेल देव पे आते हैं, एक अच्छे शासक सुहेल देव जो है। तो राजा सुहेल देव जब इन्होंने देखा कि ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बहुत ज्यादा कत्लेआम मचा रहा है, तो राजा सुहेल देव ने इससे लड़ाई करी, मसूद गाजी से, ठीक है। मसूद गाजी को मार दिया गया मसूद गाजी को मार दिया। लेकिन मसूद गाजी ने अपने अनुयायियों से ये कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी जो दरगाह है या मेरी जो कब्र है उसको यहीं दफनाया जाए, और वो एक पवित्र स्थल है, कहा जाता है ऐसा, अब हमें तो नहीं पता, लेकिन ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि जहाँ पे उसकी दरगाह बनी है वो एक पवित्र स्थल था पहले का, और काफी मान्यता थी वहां की। लेकिन वहां पे चीजें र्यून हो गई थी, नष्ट हो गई थी, तो वहीं पर इसने दरगाह अपनी बनवाई थी कि हमारी कब्र यहीं पर बनवाइएगा, तो ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो सुहेल देव ने इसको मारा और वहां पर वो बन गया। तो धीरे धीरे चल करके जब फिरोज शाह तुगलक आएगा, एसएससी तुगलक वंश का, तब ये बड़ा सा उसका दरगाह बनवा देगा और फिर उसकी पूजा होने लग जाएगी। तो ऐसा चल रहा था सब कुछ, ठीक है। अब ये हो गया सिंपल सा, ये कहानी खत्म, महमूद गजनवी की कहानी ओवर हो गई। तो महमूद गजनवी की कहानी यहाँ तक है, और जो ये बहराइच वाला केस था ये भी समझ लीजिएगा क्योंकि आपको जानना जरूरी है। वहीं पर चल करके सुहेल देव का मंदिर भी बना हुआ है, और सुहेल देव का मंदिर बहुत बाद में बना हुआ है राजा सुहेल देव का। जब भी आप बहराइच जाएंगे तो आप देखिएगा उस मस्जिद के मस्जिद तो नहीं, दरगाह के आसपास ही आपका सुहेल देव का मंदिर भी बना हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह की कहानी है। देखो जानना बहुत जरूरी है, क्यों, आप कहीं अगर घूमने जाते हैं किसी भी जगह तो उसकी जानकारी आपको नहीं है, जा रहे हैं केवल, एक ले लिए अपने किसी को साथ में दोस्त को, दोनों परेशान है उसी में घूम रहे हैं,
लवर लवरी बन करके घूम रहे हैं दोनों, हैं वो, पता कुछ नहीं है, बस अपना नाम लिख रहे हैं, उसका नाम लिख रहे हैं, और बस यही चल रहा है। अब घूम दीवारे रहे हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं घूमने, कुछ जानकारी नहीं है किसी को। तो ये चीज है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो महमूद गजनवी खत्म हो गया। अच्छा, अभी एक वीडियो चल रहा था सोशल मीडिया पे, कल ही शायद किसी ने भेजा, मुझे देखा उसमें। तो कोई लड़की है, उसने क्या किया, वो जैसे गांव के हैं दोनों, तो वो लोग आपस में मिल रहे थे कई दिन से। तो गांव वालों ने मिलकर उनकी शादी करा दी। बहुत दिन से देख रहे थे कि ये रोज आके मिलते जुलते हैं, तो उनने शादी करा दी दोनों की। ठीक है, अब शादी करा दी तो गांव वालों ने लड़की से पूछा कि भैया तुम खुश हो कि नहीं खुश हो। तो लड़की कहती नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा है भाई, तुम 8 दिन से 9 दिन से आकर के दोनों मिल रहे हो, और तुम अब खुश काहे नहीं हो जब शादी करा दी। तो कह रही है कि मैं तो इसके साथ टाइम पास कर रही थी, ठीक है, और मैं इसको प्यार करती ही नहीं हूँ। मैं जो दिल से जिसको सच्चा प्यार करती हूँ वो दूसरा है मेरा लवर। तो अब ये ऐसी बात हो रही थी, मैं तो इसके साथ थे कि पैसा वैसा है इसके पास और ये सब। ये लड़की कह रही है। ठीक है, तो उसके बाद लड़के से पूछा गया कि भाई तुम खुश हो ना। चलो लड़की खुश नहीं है, तुम तो खुश हो ना। लड़का कहता है मैं भी खुश नहीं हूँ, मैं भी बात ही कर रहा था। मैंने कहा हाथ दिखिए हो भाई दोनों लोग, कम से कम ये है। तो ये कहानी चल रही थी, जो ऐसे ही कुछ है वीडियो जस्ट समथिंग। ठीक है, तो ये इस तरह से है। हाँ जो भी है, अब मतलब मैंने कहा ना कि अब ये हम विश्वास नहीं करते। अब एक वीडियो आया, मैंने वो कहा है, मैंने ये थोड़ा कहा है कि मैं अब इस पर विश्वास कर रहा हूँ। ऐसा एक समथिंग एक वीडियो बनाया गया है जो आया हुआ है, अब वो हम कह रहे हैं। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे। तो अब आते हैं आपके बाद, हम तुर्की का दूसरा आक्रमण जब होता है, तुर्की का पहला आक्रमण खत्म हो गया महमूद गजनवी का, अब होगा तुर्की का दूसरा आक्रमण। तुर्की का जो दूसरा आक्रमण है ये है मोहम्मद गोरी। ठीक है, अब है गोरी आएगा। तो ये तुर्की इन्वेजन है, ये तुर्की आक्रमण है। ठीक है, अच्छा, जो गजनवी प्रांत है, गजनवी जो कहा जाता है, जो उस एरिया में था, जब गजनवी खत्म होता है तो उसी के आसपास एक और वंश मतलब उदय होता है, और उसी वंश का नाम है आपका जो गोरी आता है। चलिए एक्चुअल में बता दें कि वो गोर प्रांत है। गोर, गजनी वंश के आसपास ही क्षेत्र एक पड़ता है, गोर क्षेत्र, गोर प्रांत, या घुरोइड कहा जाता है, घुरोइड। ठीक है, तो गोर इस तरह से याद रख लेना, गोरी से गोर याद रख लेना। ठीक है, तो गजनी के आसपास का ही एक क्षेत्र था। तो जब गजनी कमजोर पड़ने लगता है तो वहां से गोर प्रांत जो रहता है, घोर, तो वहां से उदय होता है मोहम्मद गोरी का। तो मोहम्मद गोरी अटैक करता है भारत पर। मोहम्मद गोरी आता है, और मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया। पहले उसने किया मुल्तान पर आक्रमण। मुल्तान पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता है, मुल्तान। ठीक है, तो इसने किया है मुल्तान पर आक्रमण। ठीक है, मुल्तान पर आक्रमण किया, मुल्तान को जीत लिया इसने, मोहम्मद गोरी ने। फिर इसने दूसरा आक्रमण किया है गुजरात पर। तो गुजरात में जब इसने आक्रमण किया है, तो गुजरात पर उस समय शासन है भीम द्वितीय का, या मूलराज द्वितीय, एक शासक है जिनका शासन चल रहा है उस पर, सोलंकी वंश के हैं। ध्यान रखिएगा जो हम बता रहे हैं, केवल मेन पॉइंट बता रहे हैं कि जब मोहम्मद गोरी का अटैक मुल्तान पर होता है तो मुल्तान को जीत जाता है, लेकिन जब वो गुजरात पर अटैक करता है तो गुजरात पर उस समय शासन है भीम द्वितीय का, या मूलराज द्वितीय। और इनकी माता, ये बहुत छोटे हैं, ये भीम जो द्वितीय है ये बहुत वयस्क नहीं है, ये बहुत छोटे हैं, अभी उम्र इनकी बहुत कम है। और इनकी माता है नाइक देवी, तो विधवा हो चुकी हैं वो। तो जो माता है नाइक देवी, ये कुशल प्रशासक की तरह करती हैं, और इन्होंने मोहम्मद गोरी के आक्रमण को रोका। ठीक है, तो मेन हेल्प की है नाइक देवी ने, जो उनकी माँ है। और मोहम्मद गोरी हार जाता है, मोहम्मद गोरी की पराजय हो जाती है। पहली पराजय मोहम्मद गोरी की यहाँ हो जाती है। महमूद गजनवी एक भी युद्ध नहीं हारा था, लेकिन मोहम्मद गोरी जब आक्रमण करता है तो मोहम्मद गोरी हार जाता है गुजरात का। ध्यान रखिएगा, पहली हार इसकी गुजरात पर हो जाती है, तो गुजरात में जाता है तो हार जाता है। अच्छा, क्यों हार जाता है उसका रीजन भी आपको बता दिया। गुर्जर प्रतिहार और ये जो चालुक्य वगैरह थे, तो ये लोग थोड़े से ठीक ठाक लोग थे। उसी समय नाइक देवी जो थी, इन्होंने अच्छा मतलब प्रशासन संभाला और हरा दिया। कोई बात नहीं, मोहम्मद गोरी ने चीजें समझी क्यों हारे और क्या था। उसने फिर से सेना संगठित की, और अब उसने अटैक किया 1191 में तराइन का युद्ध।
देखो ये जो बातें चल रही हैं, 1175 की बात चल रही है मुल्तान की। मुल्तान पर आक्रमण हुआ है 1175 में, और 1178 में हुआ है आपका गुजरात में। फिर 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ है। तराइन पड़ता है हरियाणा में, कुरुक्षेत्र के पास का एक क्षेत्र पड़ता है तराइन, तो ये हरियाणा में पड़ता है तराइन का क्षेत्र। तो युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी का पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। जो हम बता रहे हैं ये सब चीजें ध्यान रखना, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है। तो कभी अगर ये नाम आए कि पृथ्वीराज तृतीय कौन है, तो असल में पृथ्वीराज चौहान ही है, ठीक है। चलो एक थोड़ा सा पॉइंट पहले से बता देते हैं ताकि आप समझ जाएं, ताकि कहानी थोड़ी अच्छे से क्लियर हो। पृथ्वीराज चौहान का शासन जो एक्चुअल में चल रहा है, वो पृथ्वीराज चौहान का जो शासन है वो अजमेर और दिल्ली पे चल रहा है। ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वीराज चौहान का शासन चल रहा है वो आपका अजमेर और दिल्ली पे चल रहा है। तो चौहान वंश जो चल रहा है पृथ्वीराज चौहान का, वो दिल्ली और अजमेर पर इनका शासन है, ठीक है। और दिल्ली जो है, दिल्ली को बसाया है तोमर वंश ने। तोमर लोग, जो तोमर वंश था, चौहान से पहले तोमर वंश थे, तो दिल्ली को तोमर वंश ने बसाया है, ठीक है। और तोमर वंश में ही शादी होती है पृथ्वीराज चौहान के पिता की। तो पृथ्वीराज चौहान एक्चुअल में ये लोग अजमेर के हैं। फिर यहाँ पर ये शादी होती है इनके पिता की, वहां पे तोमर वंश में, तो जहां से इनका भी अधिकार दिल्ली पर हो जाता है, ठीक है। तो ये दो जगह पे इनका शासन चल रहा है। अब जब अटैक होता है मोहम्मद गोरी का, तो तराइन का युद्ध होता है 1191 में। किसको विस्तार में बताएं? देवेंद्र, इसको विस्तार में बताइएगा। हाँ, जितना जरूरी है उतना समझाएंगे, ठीक है ना। अब जितना रिक्वायरमेंट है उतना बता देंगे, जितना जरूरी है। तो अजमेर राजस्थान में पड़ता है, तो यहाँ पर चौहान वंश का शासन चल रहा है, ठीक है। और तोमर वंश एक्चुअल में दिल्ली में चल रहा है। तो तोमर वंश के जो राजकुमारी रहती हैं जो भी, तो उनसे शादी होती है पृथ्वीराज चौहान के पिता की। तो इस तरह से चौहान वंश का शासन दिल्ली पे भी हो जाता है, ठीक है। अब ये जब आक्रमण होता है, तराइन का प्रथम युद्ध होता है, तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है। मोहम्मद गोरी को हरा दिया जाता है। बहुत अच्छा युद्ध होता है और पृथ्वीराज चौहान उसको हरा देते हैं, ठीक है। यहाँ होती है सबसे बड़ी गलती। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ दिया। ये इनकी बहुत बड़ी गलती साबित होती है, ठीक है। इनको मार देना चाहिए। देखो दिक्कत एक और है, जो हिंदू राजवंश के राजा थे ना, ये थोड़े से उस टाइप के थे, दयालु टाइप के। दयालु का मतलब ऐसा समझ लो कि कोई अगर गिड़गिड़ाने लगता था या इनके पैरों में गिर के वो करने लगता था, तो ये लोग तुरंत माफ कर देते थे। लेकिन आपको बता दें, ये बहुत बड़ी गलती है। अगर पूरा इतिहास पढ़ोगे तो जो आक्रमण हुए हैं, विदेशी आक्रमण, ये जो बाहर से तुर्की सब आक्रमण हुए हैं, ये लोग इतने धोखेबाज हैं, इतने धोखेबाज और चालबाज, ये कुछ भी कर लेते थे। पैरों में गिर जाते थे, माफी मांग लेते थे, समथिंग, चले जाते थे, फिर लौटते थे सब इकट्ठा होकर के। तो इनका कोई धर्म ईमान नहीं था। लेकिन यहाँ के जो राजा थे, राजपूत राजा या समथिंग, ये लोग अपने ईमान पे चलते थे। मैं हिंदू शाही राजवंश, मैं प्रतापी शासक, ये हार गया है, मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, जाओ तुम्हें माफ करते हैं। तो ये लोग माफी दे देते थे। वो सब जब हराते थे, तो भैया अगर वहां के उन्होंने अगर हराया, तो ये जिंदा ही नहीं छोड़ते थे, तुम तुरंत ही निपटा देते थे, सीधा खत्म, जाइए, हमें कोई माफी वाफी नहीं देंगे, हम आपकी तरह धर्मात्मा नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से चला करता था। तो पृथ्वीराज चौहान की एक सबसे बड़ी गलती हुई, जो उसने मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ दिया। उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ। और उसने सोचा कि अब मोहम्मद गोरी आक्रमण नहीं करेगा। चौहान ने सोचा, पृथ्वीराज चौहान ने, बट मोहम्मद गोरी तो मोहम्मद गोरी, वही चीजें हैं, इतिहास से सीखोगे नहीं तो यही चीजें होंगी। तो अब उसने बढ़िया तैयारी करी, ठीक है। और हाँ भैया, अलाउद्दीन ने भी धोखा दिया। अरे पूरा साम्राज्य ही धोखेबाज है, तुमको हम बताएंगे आगे चल करके। हम बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहते, है ना, क्योंकि हम थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद जब ये ऐसा होता है, तो वो फिर आक्रमण करता है, मोहम्मद गोरी फिर आक्रमण करता है। अब इस बार दिक्कत ये हो जाती है कि जो गढ़वाल राजा है, कन्नौज में एक राजा है गढ़वाल वंश का, जो है जयचंद्र, इसके बारे में आप सुने होंगे। तो उसी समय जो जयचंद्र है गढ़वाल वंश का है, ये कन्नौज में। देखिए, चौहान वंश चल रहा है अजमेर और दिल्ली में, गढ़वाल वंश चल रहा है कन्नौज में, और उसका राजा है जयचंद।
तो पहले युद्ध में तो साथ दिया, ठीक है चलिए। जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ है, जब मोहम्मद गोरी ने दोबारा अटैक किया है, तो दोबारा अटैक करने में इसने साथ नहीं दिया जयचंद ने। जब दोबारा अटैक होता है तो पृथ्वीराज चौहान ने सबसे सहायता मांगी, जितने राजपूत राजा थे। कुछ राजपूत राजाओं ने साथ दिया था। यही होती है गलती, जब ये कहा जाता है कि मेरा इससे क्या लेना देना, ये तो वहां अटैक हो रहा है, मैं क्यों जाऊं। ये है गड़बड़। आपको ये नहीं पता कि वो आपके ऊपर भी आएगा, ठीक है। यही सबसे बड़ी गलती हुई। तो ये जो राजपूत राजा वगैरह थे वो कहते थे मेरे क्षेत्र में थोड़े ना अटैक हुआ है, और ये तो उनके क्षेत्र में अटैक हुआ, वो समझें। तो कुछ लोगों ने साथ दिया, कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया, जिसमें से जयचंद भी था। जयचंद अगर साथ दे देता तो मोहम्मद गोरी को मार दिया जाता। जयचंद ने साथ नहीं दिया। जयचंद ने क्यों नहीं साथ दिया, उसकी कहानी आप जानते हैं, क्योंकि जो उसकी पुत्री थी संयोगिता, उसका विवाह हो गया था पृथ्वीराज चौहान से, ठीक है। तो इसका वो बदला लेना चाहता था। तो वो सोचता था कि मोहम्मद गोरी आएगा, पृथ्वीराज चौहान को हराएगा, फिर मोहम्मद गोरी चला जाएगा और पूरा शासन मुझे मिल जाएगा। ये है गलती। इसीलिए बार बार जयचंद का एग्जाम्पल दिया जाता है कि आप जिस जगह रह रहे हैं और उसके खिलाफ जब आप सोचते हैं तो वही आप जयचंद हैं। इसलिए बार बार आज तक वो एग्जाम्पल जयचंद का दिया जाता है। तो साथ नहीं दिया। हाँ, इस बार मोहम्मद गोरी की एक तारीफ करनी पड़ेगी कि मोहम्मद गोरी ने अपनी सेना को ज्यादा अच्छे से संगठित किया और इसने थोड़ा सा सैन्य संगठन जो था बेहतरीन किया, जिस वजह से यह हारा था, उस कमजोरी को इसने दूर किया। और एक और चीजें थी कि जो अपने राजा वगैरह थे वो लोग रात में युद्ध नहीं करते थे, ठीक है। जो यहाँ के थे रात में युद्ध नहीं करते थे ये लोग। जैसे दिन भर युद्ध चलता था और रात में ये लोग विश्राम करते थे, ये एक नियम चला करता था जो हर कोई मानता था। बाहर के लोगों को कोई इससे मतलब नहीं था। उनका बस एक उद्देश्य है, जीतना है, चाहे जैसे जीते, मारे काटे चाहे जो हो। तो मोहम्मद गोरी ने रात के समय आक्रमण कर दिया। मोहम्मद गोरी ने रात के समय आक्रमण कर दिया। अगर पूरी कहानी सुनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हम शॉर्ट में इसको समझा देते हैं, इस युद्ध को थोड़ा सा। दूसरे युद्ध की बात कर रहे हैं हम, तराइन के दूसरे युद्ध की, ठीक है। इसने सेना को इस तरह से बांटा था, करीब 4-5 भागों में बांटा था इसने। एक टुकड़ी को इसने रिजर्व रख लिया था, जो जिसको सीधे मैदान में नहीं उतारा था, और 4 टुकड़ी के साथ वो लड़ा था। शुरुआत में पृथ्वीराज चौहान ने बहुत अच्छे से इसको मारा, मतलब हराया, और इसकी सेना को पीछे ढकेल दिया। मोहम्मद गोरी पीछे लौटा और फिर पृथ्वीराज चौहान ने इसका पीछा किया। उसी समय गलती हो गई, उस समय इन्होंने ध्यान नहीं दिया। जो 5वीं टुकड़ी इसकी रिजर्व थी उसने पीछे से अटैक कर दिया पृथ्वीराज चौहान पर, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान पर वो अटैक हो गया और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया, उसके बाद फिर सबको मारा गया, पूरा सेना वेना सब तहस नहस हो गई और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया, अजमेर में ले जाया गया, ठीक है। अभी इसकी संयोगिता की कहानी हम बाद में बताएंगे, जो संयोगिता की क्या, संयोगिता का क्या हुआ, क्योंकि अभी तो पृथ्वीराज चौहान को पकड़ा गया है, तो पृथ्वीराज चौहान को पकड़ के अजमेर ले जाया गया। अब इसमें इतिहासकारों में मतभेद है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। लेकिन जो चंद्रवरदाई हैं, चंद्रवरदाई जो दरबार में हैं, उनके मित्र भी हैं पृथ्वीराज चौहान के, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है। तो पृथ्वीराज रासो में उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि जब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के ले जाया गया था, तो एक सिंहासन पे बैठा हुआ है मोहम्मद गोरी, और उन्होंने एक लाइन बोली है चंद्रवरदाई ने। क्या बोली है? 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान, ठीक है। ये एक लाइन बोली थी कि जैसे जब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया गया था तो उस समय उसकी आंखें फोड़ दी गई थी, पृथ्वीराज चौहान की गरम सलाखें डाल करके पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गई थी, ठीक है। तो अब वो देख नहीं सकते थे पृथ्वीराज चौहान, अब पृथ्वीराज चौहान देख नहीं सकते थे, तभी चंद्रवरदाई ने ये एक ऐसी पंक्ति का बोला है कि 4 बांस, ये स्थिति बताई है कि मोहम्मद गोरी कहाँ बैठा हुआ है, सिंहासन पर कहाँ है, वो कितनी दूर है आपसे। तो 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। तो ऐसा कुछ लाइन बोला था जिससे मतलब पृथ्वीराज चौहान ने बाण वगैरह चलाया था, एरो वगैरह। तो कई लोग कहते हैं कि मोहम्मद गोरी मर गया था इस समय, कई इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद गोरी नहीं मरा था, ठीक है। अब जो भी है, ठीक है, क्योंकि आगे चल करके इतिहासकारों ने कहा कि मोहम्मद गोरी मरा है एक्चुअल में 1206 में, जब वो वापस मतलब उधर गोर प्रांत की तरफ लौट रहा था। तो कई लोग ये मानते हैं। जो भी हो, बस ये एक कहानी है जो आपको समझना है कि ऐसा कुछ हुआ था, है ना।
तो मृत्यु 1206 में हुई है, ये आप ध्यान रखना है, 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई है। और ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि वो जो जब वापस लौट रहा था अपने क्षेत्र की तरफ तब मृत्यु हुई है, ये ज्यादातर इतिहासकार का मानना है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें चल रही है, यहाँ कहानी खत्म हुई। ठीक है, ये चीजें समझ में। अब आते हैं संयोगिता पर, जो उसकी वाइफ है। जब ये 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ है, तराइन का द्वितीय, ध्यान रखिएगा ये युद्ध बहुत निर्णायक युद्ध है। ये क्वेश्चन बनता है कि भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित होने के लिए जो सबसे निर्णायक युद्ध है वो किसको कहा जाता है? वो है तराइन का दूसरा युद्ध। यही वो युद्ध है जिसके बाद सत्ता स्थापित होनी शुरू हो जाएगी अंदर तक। ठीक है, तो ये एक बहुत निर्णायक युद्ध साबित होता है। इसीलिए इसके पहले के युद्ध को उतना न करके बार बार जयचंद का नाम आता है इतिहास में, क्योंकि ये वो है कि अगर यहाँ पे साथ दे दिया गया होता तो यहाँ पर ये अटैक यहाँ पर रुक गया होता आगे चलकर, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, तो संयोगिता का क्या हुआ इसका समझिएगा कि इसके साथ जो मोहम्मद गोरी है, इसके साथ एक सेनापति आया हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गोरी का गुलाम है वो, मोहम्मद गोरी का गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, और एक गुलाम है इसका बख्तियार खिलजी। तो जब ये मोहम्मद गोरी आया है वहां से, ठीक है, देखो मोहम्मद गोरी की बात हो रही है ना, तो अब यहाँ पे अगर महमूद गजनवी आ जाए तो मोहम्मद गोरी समझना, ठीक है, क्योंकि बार बार वो महमूद और मोहम्मद एक तो नाम ऐसे है कि सब उसी में हो जाता है। तो मोहम्मद गोरी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसके साथ कुतुबुद्दीन ऐबक आया हुआ है और इसी के साथ बख्तियार खिलजी आया हुआ है, सेनापति है इसका। ये ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक चल करके दिल्ली सल्तनत जब आएगा गुलाम मस्त तो स्थापना करेगा उसका। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी बहुत सहायता करी है हर युद्ध में। 1192 तराइन के युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत सहायता करी है, मतलब एक प्रकार से वो सेनापति की तरह लड़ा है। कहा मोहम्मद गोरी जाता है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेन लड़ाई लड़ी थी साथ में उसके। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ध्यान रखिएगा, 1192 ईस्वी। संयोगिता के बारे में सुना उसने कि संयोगिता बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और जो रानी वगैरह है, अब राजा तो मर ही गया है पृथ्वीराज चौहान। तो अब देखो क्या हुआ करता था कि जो रानी हुआ करती थी, अब वो किले में है, तो जब ये लोग हराते थे तो ये लोग सोचते थे कि जो भी रानी है और जो स्त्रियां हैं वो हमको मिल जाए। तो ये इस तरह से ये लोग सोचा करते थे, जो भी आक्रमण करते थे। यही एक खतरनाक स्थिति हुआ करती थी, इसलिए साथ देना बहुत जरूरी होता था, क्योंकि केवल राजा नहीं हारेगा, वो पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। बच्चे से लेकर के, औरतों से लेकर के, और सबसे ज्यादा गाज गिरती थी औरतों के ऊपर। तो इसलिए जौहर कर लिया जाता था, क्योंकि औरतें ये सब जानती थी तो वो लोग जौहर कर लिया करती थी। तो अब क्या हुआ कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक को ये पता चला, तो उस समय किले में अंदर थी वो लोग, पूरे रानीवाद जो भी थी, और उसमें जो पुल था, असल में किले के चारों तरफ खाई बनाई जाती है। जब भी आप किसी किले को देखेंगे ना कहीं पर जाकर, चाहे आप आगरा का किला जाइए, चाहे आप दिल्ली के उधर के किले में जाइए, तो ये लोग खाई बनाते हैं। जब आगरा किले में जाओगे ना तो बहुत आराम से दिख जाएगा आपको। एक किले के बाहर एक बनाया जाता है, कभी जाया करो, ये सब चीजें देखा करो जिससे चीजें समझ में आए। तो जैसे तुम आगरा के किले में अगर जाओगे तो उसके बाहर जो है एक खाई टाइप का बनाया गया, तो उस समय वो पानी से भरा हुआ करता था। ठीक है, तो पानी से भरा हुआ करता था। आगरे के किले के एग्जाम्पल दे रही है, आगरे के किले की बात नहीं हो रही है, ये दिल्ली के क्षेत्र के पास का है, तो दिल्ली के पास भी किला है। ठीक है, तो किले के चारों तरफ ये लोग खाई बना दिया करते थे, पानी से भर दिया करते थे जिससे ना आ पाए, तो उसमें एक पुल वगैरह टाइप का बनाया जाता था जिससे आए। तो रानी जो थी संयुक्ता वगैरह, उन्होंने उस पुल को तोड़वा दिया था जिससे कि वो उसको पार न कर पाए कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक किसी भी तरह से संयोगिता को पाना चाहता था। ठीक है, तो अब उसने क्या किया, इसके पास गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के पास गुलाम थे, बहुत सारे गुलाम थे, और सब हिंदू गुलाम ही थे जिनको जिंदा पकड़ लिया गया था वो सब। इसने उस पूरे गुलामों को उस खाई में भरवा दिया। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि जिंदा जितने भी गुलाम थे उन सबको उस खाई में पटवा दिया गया, सबको उस खाई में फिकवाया गया, और उससे पुल तैयार किया गया उन लोगों के ऊपर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर उसमें, क्योंकि पुल तो तोड़ दिया गया था, और पूरा सबको उसके ऊपर, जितने थे लाखों, गिनती नहीं है कि कितने लोगों को उसमें डाला गया होगा खाई के अंदर, और फिर उनके ऊपर से पुल बना करके वो लोग किले को तोड़ने की कोशिश की। किला नहीं टूटा। हाथी फिर लेके गए, उन गुलामों के ऊपर से हाथी को चलवाया, हाथी को ले जा करके, और फिर वो तोड़वाया गया किला। कहा जाता है कि किला तोड़ने से पहले ही संयोगिता ने जौहर कर लिया था, या समथिंग इस तरह से।
ठीक है, और रानियों के साथ मिलकर, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में वो नहीं लगी, कहा यह जाता है। दूसरे इतिहासकार ये कहा, ये एक इतिहासकार का मानना है, कुछ लोगों का मानना है, ये सतीश चंद्र वगैरह जो है ये लोग मानते हैं, और एक दो और जिन्होंने किताब लिखी ये मानते हैं। 50% इतिहासकार दूसरे मानते हैं, वो कहते हैं कि संयोगदा का असल में रेप भी हुआ था, मतलब जो मोहम्मद गोरी था या जो भी उसके सेनानायक थे ऐसा वगैरह है। तो कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना था, बट मतभेद है इसमें। तो ज्यादातर जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि जो जौहर वाला है वो सही माना जाता है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक वाला है, ठीक है। तो अब जो भी कहानी रही हो, जो हिस्ट्री है वो हमने आपको बता दिया, दोनों कहानी है, तो जब कभी पढ़ो तो उसमें कुछ समझना। तो ज्यादा जो फेवर है वो जौहर वाला फेवर है, कि जिसमें वो जो किले की तरफ जाता है और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा करता है कि गुलाम वगैरह को डलवा देता है वहां पर, और ऐसा होता है तो जौहर कर लेता है। तो इस तरह से चीजें की गई है। तो ये पूरी कहानी चलती है कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह किस्म की। तराइन का युद्ध खत्म होता है 1192 में। तराइन के युद्ध के बाद कुछ समय तक रहता है, फिर मोहम्मद गोरी अपने वापस वहां चला जाता है, और मोहम्मद गोरी अपना गोर प्रांत चला जाता है अफगानिस्तान के वाले क्षेत्र में, और यहाँ का शासन दे देता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, कि कुतुबुद्दीन ऐबक तुम संभालो यहाँ का, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक काफी समय से ये संभालता है, ठीक है। अच्छा, अभी हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात नहीं करेंगे, कुछ चीजें बात कर लें, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे, और दिल्ली सल्तनत की बात है। तो ध्यान रखिएगा लेकिन कि कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी ये दो लोग साथ में आए हुए हैं, ये सेनापति है, इसके आए और भी हैं, 4 लोग मेन है, लेकिन 2 मेन थे जो उस समय युद्ध में शामिल हुए थे। तो 1192 का युद्ध जब खत्म हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक, अब इसकी पूरी नजर है, मोहम्मद गोरी की पूरी नजर है कन्नौज पर। आपको हम बता दें, ध्यान रखिएगा, देखो पहले की हिस्ट्री हमने इसीलिए पढ़ाई थी प्राचीन, ताकि आप लोग को वो चीजें क्लियर रहे, कनेक्ट करने में आसानी रहे। जो मगध चल रहा था वो मगध धीरे धीरे खत्म हो चुका था, और मगध के बाद जो उदय हुआ है वो कन्नौज का हुआ है। तो अब जो मेन सेंटर है वो कन्नौज है, जहां पर हर्षवर्धन का शासन चला हुआ है। याद आ रहा है कि कन्नौज को राजधानी किसने बनाई थी? हर्षवर्धन ने, है ना, राजश्री के साथ उसने शासन किया था कन्नौज पर। तो कन्नौज है अब मेन सेंटर। तो जो भी अटैक करता है वो कन्नौज को जीतना चाहता है। तो मोहम्मद गोरी को पता था कि ये कन्नौज है, हमको इसको जीता है, तो मोहम्मद गोरी की पूरी नजर कन्नौज पर थी। अब कन्नौज है यूपी में, तो अगर आपको कन्नौज तक पहुंचना है तो उससे पहले आपको पीछे के पूरे क्षेत्र जीतने होंगे। पाकिस्तान से आते हुए आपको पेशावर, लाहौर से जीतते हुए आपको ये हरियाणा का क्षेत्र से होते हुए दिल्ली जीतते हुए आपको मथुरा से ये पूरा जीतते हुए कन्नौज आना पड़ेगा, काशी वगैरह सब जीतते हुए तब आप कन्नौज पहुंचेंगे, ठीक है। तो सोचिए कि कितना रास्ता इन लोगों ने तय किया है और कितना कत्लेआम मचाया होगा कन्नौज पहुंचने के लिए। सब तहस नहस करते हुए कन्नौज पहुंचे हैं ये लोग। तो मोहम्मद गोरी क्योंकि इसको कन्नौज जीतना था, ये फिर अटैक करता है, फिर वापस आता है। जब ये चला गया था गोपाल, फिर वापस आता है। और 1194 में एक फिर युद्ध होता है। 1194 में युद्ध होता है चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध होता है 1194 में, और ये चंदावर का युद्ध ये फिरोजाबाद के पास पड़ता है। फिरोजाबाद जो आज का वर्तमान फिरोजाबाद है, वो है चंदावर का युद्ध कहा जाता है, यमुना नदी के किनारे पड़ता है, ध्यान रखिएगा, आज का जो फिरोजाबाद है, ठीक है। तो वहां पर लड़ाई होती है जयचंद्र से। ध्यान रखिएगा, कन्नौज पे शासन किसका था? जयचंद का, गढ़वाल वंश का राजा। और जयचंद तो कह रहा था कि भैया तुम, मतलब जयचंद देखो जरा कितना वो था कि हमने तो आपकी सहायता करी, और हम अब आप चले जाइए वापस, हमको दे दीजिए पूरा शासन। मोहम्मद गोरी कहता है, अरे भाई, जब तुम अपने दामाद के नहीं हुए, जब तुम अपनी बेटी के नहीं हुए, तुम मेरे कैसे हो जाओगे? तो हम तो कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, अच्छा किया, मारी दिया। ऐसे लोग के साथ ऐसा होना ही चाहिए कि मतलब जब तुम अपनों के नहीं हो पाओगे, हैं भाई, कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन जब आप दूसरों का साथ देने लग जाते हैं अपने परिवार के खिलाफ, तो आपका नष्ट होना तय है उसी समय। कितनी भी लड़ाई अपने परिवार में चल रही हो, लेकिन जब आप अपने परिवार के खिलाफ किसी और का साथ देने लग जाते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है, इतिहास यही कहता है कि जब आप अपनों के नहीं हुए तो आप दूसरों के कैसे हो जाएंगे। मोहम्मद गोरी ने कहा और निपटा दिया जयचंद को। मैं विश्वास नहीं करने वाला भाई, क्या गारंटी है तुम मेरे खिलाफ नहीं जाओगे? जब तुम अपने खुद के दामाद और बेटी के नहीं हो पाए हो, तो तुम हमारे क्या होगे? तो 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार दिया गया, जयचंद निपट गए, खत्म। कन्नौज पे शासन हो गया मोहम्मद गोरी का, ठीक है। मोहम्मद गोरी ने कहा चलो मेरा काम खत्म हुआ, अब मैं वापस लौट रहा हूँ। मोहम्मद गोरी अपना वापस लौटता है। यहाँ पर पूरा शासन का देखरेख करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में दे दिया जाता है और ऐसा करता है, ठीक है। 1206 तक
1206 तक कुतुबुद्दीन ऐबक इनडायरेक्टली शासन करेगा। इनडायरेक्टली का मतलब कि पूरी तरह से अपने को कोई राजा घोषित नहीं करेगा, तो राजा मोहम्मद गोरी ही रहेगा और उसके सानिध्य में, उसके अंडर में ये शासन करेगा। ठीक है, 1206 तक। जब 1206 में इसकी मृत्यु हो जाएगी मोहम्मद गोरी की, तो मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु हो जाएगी तब एक्चुअल में शासन संभालेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल चलेगा 1206 से 1210। बहुत छोटा शासनकाल रहता है, 4 साल का केवल रहता है। 1206 में बैठता है गद्दी पर और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। उसकी अलग कहानी है, उसको बताएंगे अभी। अभी हम वहां नहीं जा रहे, उसके पहले कुछ चीजें बता देते हैं। ये मजा आ रहा है कि नहीं? ये मजा आ रहा है कि नहीं है? सो तो नहीं रहे हो सब लोग? सो तो नहीं रहे हो? जग रहे हो ना सब? हाँ ठीक है। तो ये कहानी चल रही है। अच्छा, अब जब अच्छा एक और चीज समझना, एक बड़ी गजब की बात चल रही है इन लोग के साथ। ये जब आया करते थे ना, तो लोग गुलाम रखने की परंपरा थी इन लोगों की, गुलाम। तो गुलाम किसको रखते थे ये लोग? आदमी लोगों को गुलाम रखते थे। अच्छा एक और बताएं, अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जितने मुस्लिम शासक हैं, ये इन लोगों को लड़कों से बहुत प्यार है। जो लड़के हैं ना, लड़कों से बड़ा लगाव है इन लोगों को। अब चाहे आप अलाउद्दीन खिलजी को देखो, जो मलिक काफूर आएगा, अगर आपने पद्मावत मूवी देखी है, ठीक है। औरतों से तो है, औरतों को तो ये लोग खैर अलग ही समझते हैं। तो औरतों के लिए, औरतों की इज्जत इनके है उसमें कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है, नथिंग। वो तो बस एक है कि बस वो है जो भी है। लेकिन ये जो थे मुस्लिम शासक, आपको कोई भी रहा हो, इतिहास कुछ भी कहता हो, लेकिन जो उनका दूसरा पहलू है, उनका दूसरा पहलू यही है जो बहुत खतरनाक है। तो ये लोग गुलाम रखा करते थे। गुलाम किसको रखा जाता था? जो बहुत सुंदर होता था, हष्टपुष्ट होता था, सुडौल शरीर का होता था, वीर होता था, इस तरह के लोग को गुलाम रख दिया जाता था। ठीक है ना। और अगर वो बहुत अच्छा शासक, मतलब बहुत अच्छा अगर वीर है, तो उसको सेनापति वगैरह बना दिया जाता था, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गोरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक, निसापुर एक जगह है, निसापुर, चलो मैं मैप में दिखाता हूँ निसापुर आपको, जरा निसापुर देख लो कि कहाँ से वो आया था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। तो मैं निसापुर आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में कि निसापुर कहाँ पर है। अरे यार, एक तो ढूंढना पड़ता है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है। फोटो नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एल्बम, स्क्रीन शॉट में है ना, ये है, जरा देखिए, जरा ध्यान से देखना सब लोग। ये है आपका, ये है, ये कौन सा है? घुरीद एम्पायर है। घुरीद एम्पायर मतलब ये देखो, सिंध है, ये पाकिस्तान वाला एरिया, ठीक है। और ये आपका अफगानिस्तान, ये काबुल है इधर, तो अफगानिस्तान के पास का एरिया है। और घुरीद जो है, ये गोरी वाला प्रांत है, ये गोर जो है यानी मोहम्मद गोरी वाला, ठीक है। तो ये घुरीद प्रांत है। और ये है निसापुर। निसापुर देखिए, ये है, कहाँ गया, ये रहा निसापुर, जो इसके बगल में है, ये निसापुर है, ये रहा निसापुर, ठीक है। तो ये मोहम्मद गोरी इधर है, मोहम्मद गोरी इधर है, जो पाकिस्तान वाला एरिया, अफगानिस्तान का क्षेत्र पड़ता था एक्चुअल में, तो अफगानिस्तान वाला पूरा एरिया पड़ जाता था उस समय, ठीक है। तो ये है निसापुर। तो एक्चुअल में जो ये है गुलाम जो है, ये निसापुर का है। इसको एक काजी ने खरीदा था, इस गुलाम को। और काजी ने जब खरीदा था, तो इससे प्रभावित होकर के मतलब कुछ बोला था कुतुबुद्दीन ऐबक ने कि गोरी के लिए, मैं आपके लिए जो भी है, प्रसन्न हो गया था मोहम्मद गोरी, और उस काजी से इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया था। तो गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, ध्यान रखिएगा। इसलिए जब ये तुर्क आक्रमण खत्म होगा और जब कुतुबुद्दीन ऐबक बैठेगा गद्दी पर, तो इसको कहते हैं गुलाम वंश। यहां से गुलाम डायनेस्टी शुरू होगी, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है एक्चुअल में ये गुलाम है, ठीक है, जिसको मोहम्मद गोरी ने खरीदा हुआ है, ठीक है। तो इतनी कहानी खत्म हुई। अभी हम कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं शुरू कर रहे, आज थोड़ा सा और चीजें बता दें। जब ये मोहम्मद गोरी यहां से जाता है, तो उसने यहां पर अपने 4 दासों को छोड़ा है। 4 इसके दास हैं मेनली मोहम्मद गोरी के। एक है
कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम ध्यान से सुनना, पूरी कहानी आगे इन चारों पे चलने वाली है। जैसे दिल्ली सल्तनत शुरू होगा, गुलाम वंश, अगर ये नाम भूल गए कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये 4 नाम अभी याद कर लो, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में इनका नाम आने वाला है। तो पहला नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इसका दास है। दूसरा है बख्तियार खिलजी। तीसरा है यालदौजा, यालदौज, तीसरा है यालदौज। और चौथा है नसीरुद्दीन कुबाचा। पूरा मुगल काल यही पढ़ने वाले हो तुम लोग, यही कुबाचा, बच्चा और यही सब पढ़ोगे, ठीक है। तो सब याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, न याद हो तो बार बार पढ़ के याद कर लेना, ठीक है। 4 नाम बताए स्टूडेंट, क्या चारों नाम बता सकते हो जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दास हैं? सॉरी, मोहम्मद गोरी के जो दास है। जब मोहम्मद गोरी यहाँ से जाएगा तो वो इन चारों को छोड़ जाएगा। नाम से सुन लो, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा बख्तियार खिलजी, तीसरा यालदौजा, चौथा कुबाचा, ठीक है। ऐसे याद कर लो, यालदौज का बच्चा, दोनों नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। यालदौज का बच्चा याद कर लो, तो एक यालदौज याद हो जाएगा, एक कुबाचा याद हो जाएगा। तो 4 नाम याद हुए। जब मोहम्मद गोरी यहाँ से गया तो इन चारों को छोड़ गया, ठीक है। अब इसमें से मेन गद्दी पे जो बैठेगा कुतुबुद्दीन ऐबक बैठेगा, ध्यान रखिएगा। उससे पहले हम जरा बख्तियार खिलजी के बारे में थोड़ा बता दें। बख्तियार खिलजी कौन है? एक और खतरनाक शासक है, और उसके नाम पे आपको पता होगा बिहार में जगह का नाम भी है। मतलब हद किए हैं, हद ऐसी है कि जिनने इतना इतना नुकसान पहुंचाया, जिनने किया है, उनके नाम पे शहर हैं, उनके नाम पे रेलवे स्टेशन है, उनके नाम पे सड़क है, उनके नाम पे सब है। लो भैया तुम याद करते रहो, चलो एक बार से ये कम कम ये है कि लोग याद करते रहते हैं बख्तियार खिलजी, लेकिन हिस्ट्री किसी को कुछ पता नहीं है, बस बख्तियार खिलजी याद करते रहते हैं, ठीक है। इतना क्या बोले, अब जाने दो। तो बख्तियार खिलजी जो है, अब देखो शासन देखो जरा इसमें। अब हम कुछ बोलेंगे तो तुम लोग कहोगे सर आप टीचर हैं, आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो चलो हम नहीं बोल रहे भाई, हम टीचर हैं इसलिए हम नहीं बोल रहे, ठीक है। हाँ, अगर हमारे मित्र होते तुम लोग तो हम समझाते फिर, ठीक है। तो अब बात ये होती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जो मिलता है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को जगह मिलती है शासन करने की लाहौर से। ध्यान रखिएगा, लाहौर पे बैठा है कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली पे वो राजधानी नहीं बनाता है। ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर ही रहेगी, वो शासन लाहौर से ही करेगा, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर मिलता है, जो मोहम्मद गोरी का क्षेत्र रहता है वो दे देता है उसको। बख्तियार खिलजी को दिया जाता है बंगाल और बिहार का क्षेत्र। तो बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार का क्षेत्र दिया गया है। ये सब गोरी का क्षेत्र है पूरा, जो जीता हुआ उसने, ठीक है। अच्छा, और यालदौजा को दिया जाता है गजनी का क्षेत्र। गजनी जो क्षेत्र है वो दिया जाता है यालदौज को। कुबाजा को दिया जाता है मुल्तान, जो पाकिस्तान का मुल्तान क्षेत्र है। याद रखना है, ये मजाक में नहीं बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं। जो कहानी है वो अलग केस है, ये अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कहाँ का शासन कर रहा है। पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, कुछ समझ में ना आएगा आगे, इसलिए हम कहानी समझाते हैं जिससे याद रहे। लाहौर पर शासन चल रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक का। बख्तियार खिलजी को दिया गया है बंगाल और बिहार का क्षेत्र। यालदौजा को दिया गया है गजनी का क्षेत्र, और कुबाचा को दिया गया है मुल्तान का क्षेत्र, जो पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात हम जब करेंगे तब हम आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में समझाएंगे विस्तृत, वो कलम स्टार्ट करेंगे जब दिल्ली सल्तनत तब बताएंगे। अभी हम आपको बख्तियार खिलजी के बारे में बता देते हैं। देखिए, बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार का जब दे दिया जाता है शासन, तो 1193 से लेकर, ये देखो बताया ना कि बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक सेनापति हैं उसके मोहम्मद गोरी के। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की तो कहानी आप समझ ही रहे हैं, ठीक है, जो भी चल रहा था। बख्तियार खिलजी को जब ये क्षेत्र दे दिया जाता है तो 1193 से लेकर 2003 के बीच, 1193 से 2003 के बीच इसने अटैक किया है बिहार पर। बिहार पर अटैक किया है, अटैक किया। नालंदा और विक्रमशिला को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। नालंदा, यार हमको ये नहीं समझ में आता है कि इनको नष्ट काहे करते थे ये लोग। अब देखो, अब समझो ये नष्ट क्यों करते थे। ये नष्ट इसलिए करते थे क्योंकि इनको सिखाया, देखो अब सिखाने का क्या मतलब है, असल में ये लोग हैं तुर्की, ठीक है, ये है तुर्की। अच्छा, दूसरा,
ये लोग इस्लाम तक ग्रहण कर लिए थे। जितने खतरनाक अरबी नहीं थे, अरबी उतने नुकसान यहाँ पे आकर नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि लोग व्यापार पे भी ध्यान देते थे। लेकिन जब ये लोग कन्वर्ट हुए हैं तुर्क लोग, तो इन लोगों ने इस्लाम को फैलाना शुरू किया है। तो आपको याद होगा कि प्रॉफिट मोहम्मद जो है, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने जब कहा था तो निराकार की पूजा की बात की थी, अल्लाह को जब माना था, मतलब मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, ठीक है। तो जो लोग भी मूर्ति पूजा या ऐसा कुछ किया करते थे तो उनको नष्ट कर दिया जाता था या मार दिया जाता था। तो इतने कट्टर तो वो भी नहीं थे जितने ये तुर्क लोग हो गए, ठीक है। तो ये लोग बुरी तरीके से नष्ट कर देते थे, जहां जाते थे और जिसको देखते थे कि अच्छा ऐसा है, पूरा खत्म कर दिया जाता था और पूरा तहस नहस कर देते थे ये लोग, ठीक है। और एक की कहानी और है कि कोई बीमार पड़ता है कोई शासक मुस्लिम का, उस समय जो भी था, तो वहां से जो नालंदा और तक्षशिला वगैरह हैं, तो ये सब बहुत माने हुए थे। तो वहां का कोई आचार्य रहता है वैद्य, जिसने उसको ठीक कर दिया था। और नी हकीम वकीम जो थे वो कोई ठीक नहीं कर पाया था उसको। तो वो कहता है शासक कि भाई इतना मतलब उन्नत, मतलब इतना उन्नत वैद्य है यहाँ का, और इतना चिकित्सा इतना उन्नत है कि मतलब लोग किसी भी असाध्य रोग को ठीक कर दे रहे हैं। और ये सब जानकारी जो है वहाँ के लाइब्रेरी वगैरह में थी। तो एक्चुअल में नालंदा के लाइब्रेरी को ही जलाया गया था मेन। वो लाखों किताबें जिनकी गिनती नहीं है, कहा नहीं जाता कि 3 से 6 महीने तक केवल लाइब्रेरी जलती रही पूरी। इतनी किताबें थी जिसकी गिनती नहीं है आज भी। तो वो पूरा चलता ही रहा, पूरा खत्म कर दिया गया था। तो ये खुन्नस थी जो ऐसा कहा गया, ठीक है। तो ये बातें चल रही थी, इसलिए उसको नष्ट किया गया था, ठीक है। जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि नालंदा को क्यों नष्ट किया गया, तो एक था ये सब चीजें, वो पॉइंट आप समझ गए होंगे जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ये चीजें चल रही थी, नालंदा को खत्म किया गया, विक्रमशिला को नष्ट कर दिया गया। बिहार की उस समय राजधानी वगैरह चला करती थी, उदंतपुर था, उदंतपुर वहां पर था, उस एरिया में उदंतपुर पर अधिकार कर लिया। और बहुत सारी पूरी तरह, एक बात समझ लो, हम ना भी कहें तो समझ जाना कि जैसे ही अधिकार होगा पूरा नष्ट कर दिया जाएगा, तहस नहस। तहस नहस केवल वहां की जगह को नहीं किया जाएगा, वहां के आदमी को भी मार दिया जाएगा, पूरा सबको, ठीक है। तो ये सब चीज कर दी गई, खत्म हुआ। नालंदा का निर्माण, अबे गधो, नालंदा का निर्माण पीछे ही बता चुके, कुमार गुप्त ने किया था, ठीक है। बार बार वही क्वेश्चन पूछते हो तुम लोग, ठीक है। गुप्त शासक जो था कुमार गुप्त, उसने किया था। अच्छा अब इसने अटैक किया है बंगाल पर। जब बिहार पे खत्म हुआ तो अब इसने अटैक किया है बंगाल पर। बंगाल पर अटैक किया, नदिया राजधानी, नदिया क्षेत्र पड़ता है, आज भी अगर सुनोगे तो नदिया एक क्षेत्र पड़ता है बंगाल में, ठीक है। नदिया में घुसा ये बख्तियार खिलजी। उस समय शासन था लक्ष्मण सेन, शासक था एक लक्ष्मण सेन, ठीक है। सेन वंश का शासन चल रहा था, लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन ने, ये अचानक से देखो, ये एक खतरनाक क्या था कि बख्तियार खिलजी एक सौदागर के रूप में गया। धोखा, ये भी एक धोखा है, इनके रग रग में धोखा ही बसा हुआ है खाली, ठीक है। तो असल में क्या था कि बख्तियार खिलजी जो था, तो उस समय क्या होते थे कि सौदागर जाया करते थे क्षेत्र वगैरह में, और सौदागर जाते थे व्यापारी के रूप में, तो ज्यादातर शासक ध्यान नहीं देते थे क्योंकि सौदागर होते थे। तो ये बख्तियार खिलजी भी एक सौदागर के रूप में गया, उसने बताया कि मैं एक सौदागर हूँ, व्यापारी टाइप का हूँ, समथिंग। लेकिन जब ये वहां गया तो इसने किले पे आक्रमण कर दिया अपने सैनिक के साथ, टुकड़ियों के साथ मिलकर। अचानक से आक्रमण हुआ, लक्ष्मण सेन समझ नहीं पाए, और सडनली सब कुछ हुआ, किले पे आक्रमण कर दिया गया, लक्ष्मण सेन को भागना पड़ा। लक्ष्मण सेन ने किला छोड़ा, और वो करीब उधर जो पूर्वी बंगाल है, जो बांग्लादेश का क्षेत्र है, उस तरफ पहुंच गए थे वो लक्ष्मण सेन। और जब ये राजा नहीं मिला वहां पर, तो बख्तियार खिलजी ने मतलब नदिया में एंटर किया, और नदिया को तहस नहस कर दिया गया। बहुत कत्लेआम किया गया, 2-3 दिन तक पूरा एकदम खत्म कर दिया गया, बुरी तरीके से सबको मार दिया गया, ठीक है, नदिया में। तो ये ऐसा हुआ, नदिया जो क्षेत्र पड़ता है। इसके बाद उसने लखनौती पहुंचा, लखनौती, बख्तियार खिलजी, और लखनौती को अपनी राजधानी बना लिया। तो ध्यान रखिएगा, बख्तियार खिलजी ने लखनौती को अपनी राजधानी बना लिया था, ठीक है। अच्छा, ये सब समथिंग, ये सब चलता रहा। इसके बाद इसने आक्रमण किया है असम पर, असम के क्षेत्र में। असम की कहानी हम बाद में आपको बताएंगे, असम की कहानी एक अलग चल रही है। वहाँ का एक बहुत अच्छा शासक है, अगर वो न होता तो ये असम वगैरह को भी नष्ट कर दिए होते। लेकिन वहां पर कुछ था, बस हम वहां नहीं जा रहे, अभी हम केवल बख्तियार खिलजी की बात कर रहे हैं। किया, लेकिन लगातार युद्ध के होने की वजह से, और वहां पर जो नदी वगैरह पड़ती है उसमें बाढ़ वगैरह के आने की वजह से,
और बख्तियार खिलजी बीमार वगैरह पड़ जाता है और वापस लौटता है वो उधर से अपने क्षेत्र की तरफ, बंगाल वगैरह की तरफ। तो बाद में उसी का कोई आदमी रहता है या कुछ उसी का सेनापति या जो भी रहता है, वो उसको मार देता है बख्तियार खिलजी को। बख्तियार खिलजी की कहानी खत्म हो जाती है। तो बख्तियार खिलजी इतना इसने तानाशाही मचाई, ये सब क्रूर ये सब किया, लेकिन बख्तियार खिलजी फिर खत्म हो जाता है। तो बख्तियार खिलजी की कहानी खत्म हो चुकी है। तो अब आपके मेनली 3 लोग बचेंगे। एक कुतुबुद्दीन ऐबक बचेगा, एक यालदौजा बचेगा और एक बचेगा कौन? कुबाचा। ठीक है, 4 दास हैं। तो 4 दास में से एक की कहानी तो खत्म हो गई बख्तियार खिलजी की। ठीक है, ये उसी समय कंप्लीट हो गया है। और अब आपकी मेन कहानी चलेगी कुतुबुद्दीन ऐबक की, यालदौजा की और कुबाचा की, जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो। बात समझ में आई सबको? ठीक है, तो ऐसी चलेगी। चलिए इसकी कहानी हम कल सुनाएंगे आपको, जो आगे चल रहा है। तो आज का क्लियर है सबको? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, नोट्स हमने आपको शेयर कर ही दिया है, आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना? नोट्स हमने वो शेयर कर दिया है, तो उसको एक बार देख लेना सब लोग। ठीक है, और कल हम लोग का जो स्टार्ट होगा वो दिल्ली सल्तनत शुरू होगा। दिल्ली सल्तनत अब बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरू हो जाएगा, जब यहाँ पर गुलाम वंश आएगा, जहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब यहाँ पर बैठेगा तभी आपका गुलाम वंश स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ से कहानी हमारी शुरू होगी। ध्यान रखिएगा, इसको गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आधे से ज्यादा शासक गुलाम है। कोई किसी का गुलाम है, कोई किसी का गुलाम है। जैसे हमने कुतुबुद्दीन ऐबक बोला, किसका गुलाम है? मोहम्मद गोरी का गुलाम है। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम आएगा इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम रहेगा, तो उसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। बलबन आएगा, बलबन गुलाम है, तो असल में इसमें आधे से ज्यादा शासक गुलाम ही है, तो इसलिए इसको गुलाम वंश कहा जाता है। ठीक है ना? इस तरह से एक नाम और दिया जाता है, इसको ममलूक वंश कहा जाता है, क्योंकि इसमें से कुछ लोग हैं जो गुलाम नहीं है। अब जैसे रजिया सुल्तान है, तो अब वो तो खैर उसकी बेटी ही है, तो इसमें से गुलाम नहीं है वो, है ना? तो ऐसे कुछ लोग भी हैं जो गुलाम नहीं है। तो इसकी चीजें हम कल आपको समझा देंगे अच्छे से। आज की कहानी समझ में आई? ठीक है, तो मुगल जो मुस्लिम आक्रमण है उसमें आपने अगर क्रम से अगर चीजों को समझा है, देखो स्टूडेंट, कनेक्ट करते जाना, जितना बताते जा रहे हैं, पूरा मिडिवल खत्म होते होते सब आपको याद हो जाएगा, माइंड में आ जाएगा। अगर कहानी याद करते हुए चलोगे तो पॉइंट वाइज रटोगे, भूल जाएगा। कहानी जो हमने शुरू की है उसको ध्यान रखना। अरब का आक्रमण, तुर्की आक्रमण, तुर्की में मेनली आपके पहला आक्रमण सुबुक्तगीन और मोहम्मद गजनवी का है। फिर जो आक्रमण हुआ है वो किसका हुआ है? मोहम्मद गोरी का हुआ है। तराइन का युद्ध बहुत निर्णायक युद्ध है, ध्यान रखिएगा। तराइन का दूसरा युद्ध ये बोला जाता है कि कौन सा युद्ध है जिसके बाद मेनली शासन स्थापित हुआ है, तो तराइन का दूसरा युद्ध ही है। ठीक है, ध्यान रखना है सब कुछ। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अच्छा क्लास अब खत्म करें क्या? ज्यादा लंबा हो रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर कल भी हम लोग बात करेंगे। जो मोहम्मद गोरी है, जो उसकी बेटी है, उस बेटी को प्यार हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक से। मोहम्मद गोरी की बेटी को प्यार हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक से, जो उसका गुलाम है। इसका मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी होने वाली है किससे? किससे शादी होने वाली है? मोहम्मद गोरी के बेटी से होने वाली। तो मोहम्मद गोरी की बेटी से जब कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी हो जाएगी, तो फिर अब भाई ऑब्वियस सी बात है, बेटी की शादी किया है, तो अब उसकी बेटी कहेगी भैया ये तो भिखारी गुलाम खुद ही है, पिताजी कुछ तो करो ताकि हम लोग जी सके। तब मोहम्मद गोरी उसको पूरा अपना जीता हुआ क्षेत्र दे देगा, भैया लो तुम शासन करो, मेरी बेटी को भी खुश रखो। तो इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पे बैठ जाएगा। ठीक है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जब गद्दी पे बैठेगा तो इसके राइवलरी जो दुश्मन है, प्रतिद्वंदी हैं, यलदौजा और ये लोग जो हैं, इसको जीने नहीं देंगे जल्दी। ये बहुत इसको वो करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक को परेशान करेंगे। तो गुलाम सब है भाई, कोई बेटा तो है नहीं वो मोहम्मद गोरी का, गुलाम वो भी है, गुलाम वो भी हैं, तो इनके आपस में चलेगा। तो इतना दिमागदार रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक कि बड़ी गजब तरीके से वो करता है इन चीजों को। आगे चलो अब कल बताएंगे, है ना? नहीं तो हम फिर ये शुरू कर देंगे तो फिर चलता रहेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक कहानी हम कल ही शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज का इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, अपना जो भी है उसको रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन शायद छूट गया बीच में, एक क्वेश्चन शायद छूट गया, ध्यान रखना है। जब कन्नौज विजय की है इसने, मोहम्मद गोरी ने जब कन्नौज की विजय की है, तो कन्नौज विजय के बाद इसने एक सिक्का चलाया है। ठीक है, वो सिक्का चलाया है और उस सिक्के पर
देवी लक्ष्मी की मूर्ति, देवी लक्ष्मी की बनी हुई है आकृति। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने ऐसा सिक्का चलाया था जो जिस पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। तो आप ध्यान रखिएगा, देवी लक्ष्मी की जो आकृति बनी हुई है वो चलाया है मोहम्मद गोरी ने सिक्का, जब कन्नौज पर उसने विजय किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप हो गया था हमारे दिमाग से, लेकिन इसको याद रखना, क्योंकि इससे पहले जो सिक्का चलाया था वो महमूद गजनवी ने जब चलाया था, तो उस पर अरबी और संस्कृत में लिखा हुआ था, है ना, ध्यान है सबको। तो उसने भी एक सिक्का चलाया था, और यहाँ मोहम्मद गोरी ने भी एक चलाया हुआ है। तो ये जो सिक्का चलाया है इसने, वो उसमें देवी लक्ष्मी की बनी हुई है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बस इतना ही। ठीक है, फिर आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे, आज खत्म करते हैं। ओके एवरीवन, चलिए, ठीक है, ओके। लीव करो भाई सभी लोग, जल्दी जल्दी लीव करो। मीटिंग एंड हमारे एंड से नहीं होगी, आप लोग लीव करो जरा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? कहानी अच्छी लग रही है? कहानी बढ़िया लग रही है सबको?